हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें विद्युत आवेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्युत आवेश की विद्युत आवेश क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वह पदार्थ विद्युत में होता है या इलेक्ट्रीफाइड होता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा पदार्थ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज किसी भी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हटाने पर या इलेक्ट्रॉन रिमूव जब किए जाते हैं न्यूट्रल बॉडी से, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे आपका एक एटम हम ले लेते हैं, सोडियम एटम, सोडियम एटम Na। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 11 होता है। तो सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर हम देखेंगे तो कितना है आपका? 11 है। और इसका हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2 8 1। स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 8 10 और 1 11 है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है। तो यहाँ पे 11 ही क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 11। ठीक, तो 11 ही यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही क्या होंगे आपके? प्रोटॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। जो सोडियम एटम है इसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। और जबकि लास्ट ऑर्बिट स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है? 2 8 8 18 18 32। तो इसकी जो तीसरी ऑर्बिट है, जो कि लास्ट ऑर्बिट है, तीसरी ऑर्बिट है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन अभी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी जो लास्ट ऑर्बिट है, सोडियम एटम को लास्ट ऑर्बिट अपनी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम शेयरिंग होती है एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है? केवल 4 की होती है। यानी कोई भी एटम अपने पड़ोसी एटम को या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और या 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो नीड है वो 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसलिए इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इसलिए क्या करेगा? ये जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे एटम को, अपने पड़ोसी एटम को दान कर देगा या दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे आपके? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो अपने पड़ोसी एटम को दे देगा। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे सोडियम एटम में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने रह गए? अब 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन अब भी कितने हैं? 11 प्रोटॉन हैं। कितने हैं? 11। तो किसकी संख्या ज्यादा है? प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पे जो सोडियम एटम है इस पर कैसा चार्ज आता है आपका? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही हम तो आगे समझेंगे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? देखिए नेगेटिव चार्ज को भी देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी भी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जब किसी भी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, तो वहां पे आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। देख लेते हैं कैसे। एक हम एटम लेते हैं, क्लोरीन एटम। कौन सा एटम लेते हैं? क्लोरीन एटम ले लेते हैं। क्लोरीन कितना है आपका? Cl। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 17 या 17। ठीक है, कितना होता है? 17। अब इसका हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए 2 8 और 7।
तो क्लोरीन एटम के जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और स्टूडेंट्स मैंने अभी पहले ही बताया था आपको कि जो स्टैंडर्ड मॉडल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो क्या होता है आपका 2 8 8 18 18 32। तो इससे हम देखते हैं जो लास्ट ऑर्बिट है कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? थर्ड ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अभी हमारे पास जो क्लोरीन एटम है उसमें कितने हैं? लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इसको जो लास्ट ऑर्बिट पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी एटम से एक्सेप्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जब ये एक्सेप्ट करेगा तो अभी इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? टोटल कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी से ये एक्सेप्ट करेगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 17 + 1 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 18 है। और जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? अभी भी 17 है। कितने हैं? 17 आपके प्रोटॉन है और 18 क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। तो किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। मतलब नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्लोरीन एटम होता है उस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए हम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। इसलिए जो क्लोरीन एटम है वहां पे कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो इसलिए सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों के गुण। जो आपका आवेश है उसके गुण क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेम चार्ज होते हैं, जो समान आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा? आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा, या ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, या इनके बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चार्ज का गुण है। इससे आगे हम देखते हैं, एक होता है आपका आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जितनी भी बॉडी होती हैं उन सभी पर जो चार्ज होता है वो जो फंडामेंटल चार्ज है, अब तक जो रिसर्च किया है और जो चार्ज देखा गया है वो आपका फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। और फंडामेंटल चार्ज को हम ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। ठीक है नहीं? तो ई कितना रहता है आपका? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम रहता है। तो ये जो आपका है ये कहलाता है आपका फंडामेंटल चार्ज। क्या है? फंडामेंटल चार्ज। ये आपका है फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो आपका एक इंटीजर मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। जैसे कि किसी बॉडी पर जो मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं आपके? E, 2E, 3E, 4E, 5E डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम कह सकते हैं। किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो आपका इंटीजर मल्टीपल होता है फंडामेंटल चार्ज का। जो आपका फंडामेंटल चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। किसी बॉडी पर चार्ज इस अवस्था में नहीं पाया जाता, जैसे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन या 1/3E या 5/8E या
10/3 E इस तरह से चार्ज नहीं पाया जाता है। केवल जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है, जैसे E, 2E, 3E, 4E इस तरह से चार्ज पाया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण। ठीक, तो जो हम चार्ज निकालते हैं किसी बॉडी पर, चार्ज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका दे रखा है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो हम किसी बॉडी पर चार्ज निकालना होता है तो फॉर्मूला इससे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन से निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी होती है आवेशों का संरक्षण। अगली प्रॉपर्टी है आवेशों का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज क्या रहता है आपका, कंजर्व रहता है। इसका मतलब ये है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ओनली। तो ये आपका है, यही कहलाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेशों का संरक्षण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। एक आगे यहां दे रखा है, देखो आवेश क्या होता है आपका, द्रव्यमान से संबंध होता है। मतलब जहां आवेश होता है वहां द्रव्यमान होगा ही होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो मासलेस नहीं होता है, उसमें मास हमेशा रहता है। और जो मास है वो आपका चार्जलेस हो सकता है, जो द्रव्यमान है आपका वो चार्ज रहित हो सकता है, लेकिन जहां चार्ज होगा वहां द्रव्यमान जरूर होगा। आगे देख लेते हैं। आगे है विद्युत आवेश का मात्रक। तो ये देखो सभी को जहां तक है पता होगा कि जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम C से लिखते हैं। और अन्य इसके जो छोटे मात्रक हैं वो आपके होते हैं माइक्रो कूलाम में ले सकते हैं, माइक्रो कूलाम में ले सकते हो आप, मिली कूलाम में लिख सकते हो। तो ये आपके आवेश के मात्रक हैं। आगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां क्या होती हैं, किसी वस्तु को निम्नलिखित विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। कैसे आवेशित कर सकते हैं, तो इसकी भी अलग अलग विधियां हैं। सबसे पहले हम जानेंगे घर्षण द्वारा। तो जब भी दो वस्तुओं को या दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है या घिसा जाता है तो उन दोनों बॉडी पर एक दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जब किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कांच की छड़ जब रेशम के कपड़े से रगड़ी जाती है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर पहुंच जाते हैं। तो कांच की छड़ क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या होता है आपका, नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऊन धनावेशित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऊन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर और एवोनाइट की छड़ पर जाते हैं। इसलिए जो एवोनाइट की छड़ है वो आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाती है और या ऋणात्मक हो जाती है, और जो आपका ऊन है वो क्या है, धनावेशित हो जाती है या पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट आपका है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर विद्युत प्रेरण के द्वारा। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी धनावेशित वस्तु के समीप लाएं तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह पर विपरीत प्रकार का आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात इसमें हम ये समझेंगे यहाँ पे कि अगर कोई वस्तु पॉजिटिव चार्ज है, अगर मान लीजिए ये क्या है आपका, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी पर, और अगर किसी ये क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पर क्या है, पहले ये न्यूट्रल बॉडी हम कोई ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस बॉडी को, जो चार्ज बॉडी है, इसको इसके जब समीप लेकर आते हैं तो यहाँ पे जो इसके सामने की सतह है उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो इसके दूर वाली सतह है वहां पर क्या आता है आपका, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यही जो फिनोमेना है वो आपका कहलाता है स्थिर विद्युत प्रेरण, यह कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।
आगे हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जिसको हम कूलाम के नियम से भी जानते हैं। तो वो हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे। तो फिलहाल मैं आज के लिए इतना ही।